अब देखिए जरा, अचानक से मौसम बदल गया। दिल्ली एनसीआर से तस्वीरें आ रही हैं जो बेहद भयानक हैं। आंधी और तूफान की खौफनाक तस्वीर सामने आ रही है लगातार। दिल्ली में अचानक मौसम ने मिजाज बदला है और काफ़ी तेज़ आंधी यहाँ पर आई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफ़ी तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही हैं और यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा छा गया है। कुछ देर पहले यहाँ पर उजाला था, लेकिन बिल्कुल अंधेरा यहाँ पर छा गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पर तेज़ हवाओं का रुख है और कई लोग जो है सड़क के आसपास खड़े हो गए हैं। चारों तरफ अंधेरा छा गया है। दिल्ली में बिल्कुल मौसम ने अचानक बदलाव हुआ है। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत ज़रूर मिली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से मौसम ने अचानक से करवट ली है और तेज़ हवाएं, आंधी चल रही है। और जानकारी ये मिली है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा बोर्ड एक कार के ऊपर गिर गया है, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए हैं। आंधी के चलते ये पूरा हादसा हुआ है। तो दिल्ली में अचानक से मौसम ने करवट ली है। तापमान में गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन ये काफ़ी तेज़ जो हवाएं हैं वो चल रही हैं, जिसके चलते लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी भी हो रही है और बिल्कुल अंधेरा छा गया है। कुछ देर पहले उजाला था, लेकिन बिल्कुल अंधेरा हो गया है। और देखिए सड़क पर भी आपको यहाँ पर किस तरह से हवाओं का असर दिख रहा है, वो साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि तेज़ हवाएं चल रही हैं और लगातार जो कुछ जगहों पर ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हुआ है। कुछ जगहों पर जो रेड लाइट हैं वो काम नहीं कर रही हैं और इसका सीधा असर जो है वो ट्रैफिक पर पड़ रहा है। तो दिल्ली में मौसम ने अचानक ही करवट ली है और आंधी बिल्कुल आ गई है, तेज़ हवाएं चल रही हैं और लोगों को इससे परेशानी हो रही है, लेकिन तापमान ज़रूर गिरा है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। न्यूज हेडक्वार्टर में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश के पीथमपुर में एक पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग पर काबू पाने के लिए 12 से अधिक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया जा सका। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित सिग्नेट पाइप फैक्ट्री में तड़के लगी आग इतनी भीषण थी कि इसका धुआं लगभग 10 किलोमीटर दूर से ही साफ दिखाई दे रहा था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के अलावा एसडीआरएफ की टीम और 3 अलग अलग थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। सिग्नेट फैक्ट्री है सुलावड़ में, जो पाइप्स का निर्माण करती है, तो उसमें आग लगी है। तो इसमें सभी नगर पालिका और पुलिस, फायर स्टेशन और आसपास के उद्योगों से जितने भी फायर ब्रिगेड हैं वो सभी आगे आग पे काबू करने का प्रयास कर रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए इंदौर एयरपोर्ट से भी विशेष फायर फाइटर और फोम मंगवाया गया। रेत के कई ट्रक फैक्ट्री के भीतर भेजे गए। फैक्ट्री में प्लास्टिक पाइप बनाने का काम होता है। कच्चे माल में आग पकड़ने के कारण लपटों ने विकराल रूप ले लिया। इस हादसे में फैक्ट्री में खड़ी 2 क्रेन पूरी तरह जल गईं। अभी तक आग लगने के सही कारण का पता नहीं चल पाया है। पिछले साल 11 जून को भी इसी फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसे बुझाने में 11 घंटे से अधिक का समय लगा था। देश के कुछ हिस्सों में बढ़ती गर्मी के बीच आग लगने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। एक ऐसी भयावह तस्वीर मध्य प्रदेश के भोपाल से आई है। भीषण शोलों का समंदर देखिए। सिलेंडर ब्लास्ट से भोपाल में मची सनसनी की एक एक तस्वीर देखिए। ये आग कितनी प्रेशर से आ रही है इस पे? सिलेंडर ही जल रहा है भाई। सिलेंडर जल लिया है। शोलों की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई। हुआ यूं कि इतवारा इलाके के इस्लामपुर के एक घर में रखे सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया। जैसे सिलेंडर फटा, आग का इतना तेज गुबार उठा जिसे देखने के बाद हर कोई दहल गया। पहले ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पर मारो भाई, इसको बुझाओ। बहुत स्पीड में आ रही है भाई यहाँ से। सिलेंडर ब्लास्ट से घर जैसे ही आग का गोला बना, फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों शोलों से लोहा लिया, लेकिन टीम के हौसले घर से निकलते शोलों के आगे पस्त होते दिखे। आखिरकार घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आपने भोपाल का सिलेंडर ब्लास्ट देखा, अब आपको गुजरात के सूरत लिए चलते हैं। यहाँ एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए कितनी मशक्कत की गई, रिपोर्ट देखिए। हुआ यूं, सूरत के वसू इलाके में बनी इस बहुमंजिला इमारत में अचानक शोले भड़क उठे।
काला धुआं निकलने लगा। आग बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मालों में लगी। जैसे ही आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाला। फायर ब्रिगेड की टीम हाइड्रोलिक फायर टेंडर से लैस थी। मशीनों के जरिए बहुमंजिली इमारत के ऊपरी तल्ले तक पहुंचाया गया। पानी की बौछार की गई। घंटों मशक्कत चली। खुद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। ऑपरेशन कामयाब रहा। घंटों की मशक्कत के बाद आग काबू में आई। गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई। तो बात एक बार फिर से मौसम की करते हैं। बिहार में आंधी तूफान से काफी तबाही मची है। देखिए, बिजली गिरने समेत अलग अलग हादसों में 34 से ज्यादा लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। अकेले 22 मौतें नालंदा में हुई है। बिहार के विभिन्न जिलों में कहीं पेड़ तो कहीं घर में मलबे में दबकर लोगों की जान चली गई। नालंदा के नगवा गांव में एक मंदिर परिसर में पीपल का पेड़ गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग जख्मी हो गए। आंधी पानी से बचने के लिए इन सभी लोगों ने मंदिर में शरण ली थी और उसी दौरान ये हादसा हो गया। अभी तक कुल 22 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 21 लोगों की मृत्यु आंधी के कारण हुई है, कहीं दीवार गिरने से, कहीं पेड़ गिरने से। मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करके आज और कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। उधर भोजपुर जिले में बिहार यूपी को जोड़ने वाला पीपा पुल आंधी तूफान से 3 हिस्सों में टूट गया। महुली घाट पर बने इस पुल को दुरुस्त करने में 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। भोजपुर में एक मां बेटा समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा सीवान, गोपालगंज और बेगूसराय समेत कई और जिलों में पेड़, दीवार और करकट गिरने से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। जबकि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में बारिश ने कहर बरपाया है। हालांकि किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं आई है। चमोली में नंद्रप्रयाग के पास बादल फटने से नाले उफान पर आ गए। पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा नीचे आ गया, जो नालों से धोता हुआ बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित नंदप्रयाग बाजार की दुकानों में जा घुसा। बाजार में खड़े वाहन भी मलबे से भर गए थे, जिन्हें बाद में हटा लिया गया। भारी बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। उफनते नालों को देख लोग दहशत में आ गए थे। गुरुवार शाम 5 बजे बारिश थमने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश बंद होने पर अलकनंदा का जलस्तर भी धीरे धीरे कम होने लगा। कल भी चमोली जिले के थराली में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ था। थराली में रामलीला मैदान के पास पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा आया था। मलबे की चपेट में आने से 2 गाड़ियां दब गई थीं। इसके अलावा नेशनल हाईवे भी बंद हो गया था, जिसे बाद में सीमा सड़क संगठन की टीम ने खोल दिया। चमोली पुलिस ने एक्स पर पोस्ट करके लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। और अब बात करते हैं बेमौसम बरसात की। भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली। मैदान से लेकर पहाड़ों तक में भारी बारिश हो रही है। देखिए, कुदरत कैसे क्रोध में है। देश से अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें जो आई हैं आपको दिखाएंगे, जो ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को अलर्ट भी कर रही हैं। पहले अप्रैल में जून जैसी गर्मी, फिर बिन मौसम बरसात। क्या ये कुदरत के क्रोध का सिग्नल है? क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम का मिजाज बदल रहा है? मौसम की मार की पहली तस्वीर उत्तराखंड के चमोली से आई। मलबे और सैलाब की शक्ल में पहाड़ों से तबाही उतरी। पहाड़ से गिरे इस मलबे की वजह से थराली इलाके में कई कारें फंस गई, जिन्हें निकालने की जद्दोजहद देखी गई। उत्तराखंड में बारिश के बाद कई जिलों में आपदा जैसे हालात हैं। कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं। उधर चंडीगढ़ से लेकर हिमाचल प्रदेश तक में मूसलाधार बारिश हो रही है। पहाड़ों में बदले मौसम का असर मैदानी राज्यों में भी नजर आया। ये तस्वीरें बिहार के नालंदा से आई हैं। अचानक जब आंधी तूफान आया तो नालंदा बाईपास रोड पर एक साथ कई पेड़ धराशायी हो गए। बिजली की तारें टूट गईं। शहर के कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई। अप्रैल में मौसम की ये दोहरी मार क्या वाकई ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है? खबर बिहार से, जहां पटना में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा के दौरान बवाल मच गया है। देखिए, कन्हैया कुमार की पदयात्रा में इतना हंगामा हुआ कि पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। रिपोर्ट देखिए।
खूब खींचतान हुई, खूब हल्ला हुआ, जमकर मचा रहा बवाल। हालात ये बन गए कि पुलिस को बीच में आना पड़ा। हालात ये बन गए कि पुलिस को उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा। ये तस्वीर पटना में मुख्यमंत्री निवास के बाहर की है, जब कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। इन दिनों एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान कन्हैया कुमार की पदयात्रा मुख्यमंत्री निवास की ओर जाने लगी। कन्हैया कुमार इस बात की यहाँ पर जिद कर बैठे कि या तो सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करवाएं या फिर उन्हें जेल ले जाएं। हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जा रहे थे। बिहार पुलिस जो है हमको अपने थाने में ले आई है, तो अब दो ही बात हो सकता है, या तो हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी के पास चलेंगे, हमारी मांग वो सुनेंगे, या फिर जो है उनको जो उचित समझता है हम लोगों को जेल भेजेंगे। हम लोग जेल से ही अपनी बात को उठाएंगे, वहीं से अपनी मांग बताएंगे। इस विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कन्हैया कुमार के साथ कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। देश में नया वक्फ कानून बनकर तैयार है, लेकिन इस कानून पर तकरार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक बार फिर से वक्फ कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। वक्फ कानून के खिलाफ आर पार की लड़ाई जारी है। वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए और इस कानून के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीर कोलकाता की है, जब आलिया विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर उतरे। छात्रों ने इस विश्वविद्यालय से पार्क सर्कस तक मार्च किया। सभी प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्ती और पोस्टर बैनर भी रहे। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन की ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जब बड़े इमामबाड़े के आसिफी मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वक्फ कानून को लेकर ये बिल सही नहीं है की तख्तियां लहराईं। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जब भाईखला स्थित चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। IMAIM के नेता वारिस पठान और दूसरे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर से आज सड़क हादसे की बेहद खौफनाक तस्वीर आई। पुल की रेलिंग तोड़कर एक SUV सूखी नदी में जा गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे की तस्वीर देखेंगे तो दिल दहल जाएगा। चकनाचूर हो चुकी SUV की हालत खौफनाक है। हादसे की कहानी बयान कर रही ये SUV पूरी तरह पिचक चुकी है। हादसा कैसे हुआ, अब ये जान लीजिए। हुआ यूं कि जैसे ही SUV सोमती नदी पर बने पुल पर पहुंची, SUV ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। चंद सेकंड में गाड़ी पुल की रेलिंग तोड़कर सूखी सोमती नदी में जा गिरी। सोमती नदी और पुल के बीच का डिस्टेंस करीब 30 फीट का है। इतनी ऊंचाई से जैसे ही ये गाड़ी जमीन पर गिरी, उसके परखच्चे उड़ गए। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन SUV की हालत ऐसी थी कि उसमें फंसे लोगों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल था। कड़ी मशक्कत के बाद 2 लोगों को SUV से बाहर निकाला गया। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए लोग नरसिंहपुर के दादा दरबार में दर्शन करके लौट रहे थे। उसी वक्त SUV हादसे का शिकार हो गई। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो देखकर आपका दिल एक बार फिर से दहल जाएगा। देखिए, ये वीडियो अमेरिका के न्यूयॉर्क से सामने है, जब आसमान से एक हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गिरा। पूरा वीडियो किसी ने अपने कैमरे में कैद कर दिया। फिर आगे क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। हेलीकॉप्टर हवा में ही जा गिरा। पर्यटन के लिए इस्तेमाल होने वाले इस हेलीकॉप्टर में पायलट और स्पेन के 5 सैलानी थे, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। इस हादसे के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर के कुछ हिस्से हवा में उछलकर नदी में गिरते हुए दिखाई दिए। इस दुर्घटना के बाद लोअर मैनहट्टन और जर्सी सिटी के बीच नदी के दोनों किनारों पर इमरजेंसी ऑपरेशन चलाया गया। न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट के अनुसार उन्हें स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 3:15 बजे हेलीकॉप्टर के पानी में गिरने की सूचना मिली। इसके बाद राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गया। इससे पहले भी न्यूयॉर्क शहर में कई हवाई हादसे हो चुके हैं। 2009 में हडसन नदी के ऊपर एक छोटे विमान और हेलीकॉप्टर के बीच टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2018 में ईस्ट रिवर में एक चार्टर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 5 यात्रियों की मौत हो गई थी।
और अब बात करते हैं मुंबई हमलों के सूत्रधार 166 लोगों की मौत की जिम्मेदार तैयबुर राणा की, जो इस वक्त 18 दिनों के लिए एनआईए की कस्टडी में है। देखिए, इस बीच मुंबई हमलों के गुनहगार तहव्वुर राणा की ताजा तस्वीर सामने आई है, जिसने एनआईए ने जारी किया है। इसको लेकर एक रिपोर्ट। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। वही शख्स है जो 166 लोगों की मौत का जिम्मेदार है। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये वही शख्स है जिसने 26/11/2008 को मुंबई धमाकों की पूरी प्लानिंग की। 17 साल तक जिसकी तस्वीर मीडिया में तैरती रही। 17 साल बाद भारत में प्रत्यर्पण के बाद तहव्वुर राणा की नई तस्वीर सामने आई है। सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, कमर में जंजीर, हाथों में बेड़ियां, पीछे से ये तस्वीर ली गई है और इसी तरीके से तहव्वुर राणा को एनआईए को सौंपा गया। ये तस्वीर उस वक्त की है जब कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अमेरिकी मार्शल्स ने तहव्वुर राणा की हिरासत भारत के विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सौंपी। तहव्वुर को एनआईए हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर पर बने सेल में रखा गया है। इस कमरे के ठीक ऊपर तीसरे फ्लोर पर बने इंट्रोगेशन रूम में पूछताछ हो रही है। पूछताछ करने वाली टीम का नेतृत्व डीआईजी जया रॉय कर रहे हैं। राणा को अमेरिका से भारत लाने में रॉय की बड़ी भूमिका रही है। इस पूछताछ की डेली रिपोर्ट मेंबर्स को भेजी जाएगी। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से एनआईए की टीम लगातार पूछ रही है सवाल। देखिए, एनआईए के पास तहव्वुर से पूछे जाने वाले सवालों की फहरिस्त तो लंबी है, लेकिन हम आपको बताते हैं वो 17 सवाल जो एनआईए की फहरिस्त में शामिल है। एक एक करके ये सवाल हम आपके सामने रखेंगे। पहला सवाल, 8 से 21 नवंबर 2008 के बीच भारत वो क्यों आया था, ये एनआईए ने सवाल पूछा है। भारत में कहां-कहां गया और किस किस से मुलाकात की, और आतंकी हमले की खबर उसे पहले से थी क्या? डेविड कोलमैन हेडली को वो कब से जानता था और कब से उसके संपर्क में था? हेडली को फर्जी वीजा पर भारत आखिर क्यों भेजा, और डेविड हेडली भारत में किन ठिकानों पर, किन जगहों पर गया था? डेविड हेडली से क्या क्या बात हुई थी? मुंबई अटैक में तुम्हारी और हेडली की क्या भूमिका थी, ये सवाल भी एनआईए ने पूछा है। और आगे हमलों के लिए रेकी में हेडली ने कैसे मदद की, हाफिज सईद से तुम्हारे संबंध कैसे थे? हाफिज सईद से पहली बार कब, कहां और कैसे मिले, और हमले में मदद के बदले लश्कर ने तुम्हें क्या दिया, ये सवाल एनआईए ने इस आदमी यानी कि तहव्वुर राणा से पूछा है। हाफिज सईद के अलावा और किसे जानते हो? पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने कैसे मदद की, और डॉक्टरी का पेशा छोड़कर आतंकवाद का रास्ता कैसे चुना? आईएसआई से हेडली ने मिलवाया था या तुमने हेडली को आईएसआई से मिलवाया था, ये सवाल भी एनआईए की लिस्ट में है। तो मुंबई के अलावा कुछ और भी टारगेट थे। ये तमाम सवालात हैं जो तहव्वुर राणा से एनआईए पूछ सकती है, और भी इसके अलावा तमाम सवालात हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा का आगे क्या होगा? एनआईए उससे पूछताछ तो लगातार कर रही है और अपने सवालों के जवाब जानने की कोशिश में भी जुटी हुई है, लेकिन इसके साथ ही पूरा देश तहव्वुर राणा की फांसी की मांग भी कर रहा है, और जगह जगह फांसी की मांग के पोस्टर्स भी दिखाई देने लगे हैं। ये वो पोस्टर हैं जो हर गली और चौक चौराहे पर लगे हैं। ये वो पोस्टर हैं जिसमें तहव्वुर राणा की फांसी से कम की कोई चाहत नहीं दिखती। एक तरफ राणा से एनआईए अपने सवालों के जवाब खोज रही है, तो दूसरी तरफ तहव्वुर राणा को फांसी की सजा देने की मांग वाले पोस्टर बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर में राणा की फांसी की मांग भी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया गया है। लेकिन राणा की फांसी पर कानून के जानकार क्या कहते हैं, वो भी सुनिए। सर, इन्हें जो मैक्सिमम सज़ा होगी, जो सबसे खतरनाक सर, वो फांसी की। हाँ, मतलब उसमें अंदर डेथ सेंटेंस प्रोवाइडेड है, और जिस तरह ने लोग मरे हैं इस कॉन्स्पिरेसी के तहत जो, तो उसमें तो मेरे हिसाब से, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ये रेयरेस्ट रेयर केस हो सकता है। एनआईए के चार्जशीट के बाद कोर्ट में जल्द ही तहव्वुर राणा के खिलाफ ट्रायल शुरू हो जाएगा, और कोर्ट तय करेगी कि राणा की फांसी होगी या नहीं। लेकिन ये सब कुछ उन शर्तों के ऊपर होगा जो तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर अमेरिका और भारत के बीच हुआ है। तहव्वुर राणा के भारत में प्रत्यार्पण पर अमेरिका की शर्तों के मुताबिक ही तहव्वुर राणा को सजा भी दी जा सकती है। किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों से हटने की गुंजाइश नहीं है, वरना भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख पर सवाल उठ सकते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण में क्या क्या शर्तें हैं। जिस अपराध के लिए प्रत्यार्पण किया गया है उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, ये पहली शर्त है। और दूसरा यह कि अब दूसरे अपराध के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती, और अमेरिका से विशेष छूट पर ही कार्रवाई संभव है। भारत में निष्पक्ष सुनवाई का भी अधिकार है। अगर अपराध में राणा दोषी तो फांसी भी संभव है। और वहीं तहव्वुर को किसी दूसरे देश के नहीं सौंप सकता भारत। ये तमाम शर्तें हैं
जिसकी चर्चा करनी भी जरूरी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आतंक की बात हो रही है तो देखिए अब बात आतंक के खात्मे की जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। इस वार में 40 घंटे की सर्च के बाद सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया है। किश्तवाड़ के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा और उन्हें मार गिराने की तैयारी शुरू की। आसपास के गांव को सतर्क किया गया और ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ और 40 घंटे की सर्च के बाद एक आतंकी ढेर हो गया। सुरक्षा बलों को संदेह है कि इस इलाके में 2 और आतंकी छुपे हुए हैं जिनकी तलाश जारी है। 9 अप्रैल को सुरक्षा बलों ने चतरू जंगल के पास संदिग्ध गतिविधि देखी थी, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आतंकवादियों ने 1 अप्रैल को एलओसी के करीब हुए सीज फायर के उल्लंघन के दौरान घुसपैठ की थी। किश्तवाड़ में इस वक्त बहुत विपरीत परिस्थितियों में यह ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि बारिश और बर्फबारी की वजह से जवानों को आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही है। किश्तवाड़ के अलावा जम्मू के उधमपुर के रामनगर में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहां 3 आतंकवादियों के छुपे होने की खबर है। और अब खबर राजधानी दिल्ली से। यहां एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से दिल्ली दहल उठी है। जी हां, जब दिल्ली के पश्चिम विहार में एक प्रॉपर्टी डीलर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर दिल्ली के पश्चिम विहार की है, जब गोलीबारी की वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात की खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वो इलाका जहां आमतौर पर लोगों की गहमागहमी होती है। वारदात तब हुई जब प्रॉपर्टी डीलर अपने फॉर्च्यूनर कार में बैठे थे, तभी गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। बदमाशों ने कार में बैठे प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि वारदात के दौरान मौके पर करीब 1 दर्जन राउंड गोली चली। इससे आसपास के लोग भी दहल उठे। परिजनों ने किसी भी तरह की दुश्मनी होने से इनकार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक यह सुबह करीब 7 बजे की घटना है और मृतक का नाम राजकुमार दयाल है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी पुजारी ने एक सच को दबाने के लिए पत्रकार की हत्या करवाई। वो सच क्या था, रिपोर्ट में देखिए। पुलिस ने खुलासा किया है कि मंदिर का पुजारी बच्चे के साथ गलत हरकत करता था, जिसकी जानकारी पत्रकार राघवेंद्र को हो गई थी और अपने इसी कुकर्म को दबाने के लिए पुजारी ने पत्रकार की हत्या की सुपारी दे दी। बाबा शिवानंद का असली नाम विकास राठौर है। हत्या के खुलासे के लिए कुल 12 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा अलग अलग विभिन्न एंगलों पर जांच करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इस मामले में आरोपी पुजारी शिवानंद ने दावा किया है कि उसके कुकर्म को छिपाने के लिए पत्रकार ने उससे पैसे मांगे थे। इस दावे का पत्रकार राघवेंद्र के परिजनों ने पुरजोर विरोध किया है। 8 मार्च को पत्रकार राघवेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके लिए बाबा शिवानंद ने असलम गाजी और निर्मल सिंह को 4 लाख की सुपारी दी थी। इन लोगों ने हत्या के लिए 2 और लोगों को जोड़ा था, जिनकी तलाश में क्राइम ब्रांच की 3 टीम और एसटीएफ की 7 टीमें लगी हैं। सीतापुर पुलिस ने इस मामले का 33 दिन बाद खुलासा किया है। इस दौरान 4000 मोबाइल फोन खंगाले गए और 100 लोगों से पूछताछ की गई। अब खबर गुजरात के सूरत से। यहाँ से शर्मसार करने वाली एक खबर आई है। यहाँ माँ बेटी की इतनी पिटाई की गई कि आप चौंक जाएंगे। देखिए, माँ बेटी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पूरी रिपोर्ट। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग बिना किसी खौफ के सरेआम 2 महिलाओं को पीट रहे हैं। सब्जी चुराने के आरोप में दोनों को बाल पकड़कर खींचा गया। लात घूंसे बरसाए गए और डंडे से भी पिटाई की गई। हैरानी की बात यह है कि वहां पर मौजूद लोग बचाने की जगह सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। इस दौरान कुछ लोगों ने इस दरिंदगी को कैमरे में कैद कर लिया। 6 अप्रैल को हुई इस घटना का वीडियो जब सूरत पुलिस के पास पहुंचा तो प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। उनकी अच्छी से खातिरदारी की। सूरत पुलिस ने अपने एक्स हैंडल से 10 अप्रैल को एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दोनों आरोपी लंगड़ाते हुए दिख रहे हैं।
उनको पट्टी बांधी गई, उसे देखकर लग रहा है कि उनकी भी अच्छे से पिटाई हुई है। इन दरिंदों को सबक सिखाने के लिए लोग सोशल मीडिया पर सूरत पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। खबर बिहार से, जहां बिहार के वैशाली जिले में अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप को लूट लिया है। ये वारदात पूरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, आप भी देखिए। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 4 बदमाश गमछे, शॉल और हेलमेट से अपना चेहरा छुपाए पेट्रोल पंप में घुसते हैं। वहां नोजल मैन को हथियार दिखाकर उससे पैसे लूट लेते हैं। यह घटना वैशाली जिले के बहुआ थाना के फुलवारिया गांव की है। नोजल मैन से पैसे लूटने के बाद उसके सिर पर रिवॉल्वर की बट से मारते हैं और मैनेजर के रूम में घुसने की कोशिश करते हैं। इस दौरान मैनेजर ने पुलिस को सूचना दे दी। जैसे ही अपराधियों को इसकी भनक लगी, वे वहां से फरार हो गए। पेट्रोल पंप का सारा पैसा लूटने में वो कामयाब नहीं हो पाए। उधर से पहले एक व्यक्ति आया, हमारे पीछे वो पहले इशारा किया, तो चादर ओढ़ले था, वो हमारे पहले पिस्तौल निकाल के हमको इस पे मारा, ज़बरदस्ती हाथ में मोड़ के जेब में से पैसा ले लिया। तो बोलता है कि ऑफिस खुलवा, तो हमको खींच के ज़बरदस्ती ऑफिस पर ले गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस वारदात की जांच में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। एक दिन के दौरे पर काशी में उन्होंने 3,884 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार दिया। साथ ही विकास की बुनियाद पर विरोधियों पर निशाना भी जमकर साधा प्रधानमंत्री ने। पीएम के बनारस दौरे के मायने क्या हैं, समझिए, देखिए रिपोर्ट। यूपी में योगी राज के 8 साल पूरे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशी ने फिर बुलाया। पीएम मंच पर पहुंचे, खुद सीएम योगी अगवानी करने पहुंचे, स्पेशल शॉल भेंट की। प्रधानमंत्री का यह दौरा काशी के नजरिए से अहम रहा। पीएम ने रिमोट का बटन दबाया, काशी को 3,884 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं का गिफ्ट दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, 10 सालों में बनारस ने विकास की रफ्तार पकड़ी है। अब इलाज के लिए जमीन बेचने की जरूरत नहीं, अब इलाज के लिए कर्ज लेने की मजबूरी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां काशी को विकास की थ्योरी समझाई, वहीं बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड बांटकर आरोग्य काशी का मंत्र भी समझाया। अपने इलाज के पैसा का चिंता मत करा। आपको बता दें कि पिछले 11 सालों में पीएम मोदी 50वीं बार काशी के दौरे पर पहुंचे हैं। तो बनारस विजिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के आनंदपुर धाम पहुंचे। प्रधानमंत्री धाम में होने वाले वैशाखी के उत्सव में शामिल हुए। आनंदपुर धाम प्रधानमंत्री ने संतों महंतों को यहां पर संबोधित किया। गुरुजी महाराज के मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर से पीएम ने दुनिया को मानवता का जो मंत्र दिया, वो आपको भी जानना चाहिए। मंत्रोच्चारण हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में पूजा की थाली थी। पीएम मोदी की भक्ति की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के आनंदपुर धाम से आई। पीएम ने गुरुजी महाराज की आरती उतारी, श्रद्धा भाव से शीश झुकाया। ईसागढ़ में बने विश्वविख्यात मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी करीब 2 घंटे तक रहे। परमहंस अद्वैत मठ के मंदिरों में दर्शन किए, गुरु से भेंट की, संतों महंतों से मिले, उन्हें संबोधित किया, मैसेज दिया कि जब जब देश पर विपदा आई, संत महंतों ने देश को दिशा दिखाई। जब जब हमारा भारत, हमारा समाज किसी मुश्किल दौर से गुजरता है, कोई न कोई ऋषि, मनीषी इस धरती पर अवतरित होकर समाज को नई दिशा देता है। आनंदपुर धाम अपने सामाजिक कार्यों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब आपको महाराष्ट्र के एक ऐसे बर्डमैन से मिलवाते हैं जो पिछले 22 सालों से बिना रुके, बिना थके हर रोज परिंदों को दाना खिला रहे हैं। एक इंसान की परिंदों से प्यार और दुलार की यह अद्भुत कहानी आज आप भी देखेंगे तो नागपुर के परिंदा प्रेमी को सैल्यूट करेंगे। इनसे मिलिए, ये सत्पुरुष वानखेड़े हैं। ये पिछले 22 सालों से दुनिया को बेजुबानों से निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा समझा रहे हैं। रोज इसी तरफ नागपुर के अंबाझारी पार्क आते हैं, साथ में एक झोला लाते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं और प्रेम से परिंदों को बुलाते हैं, दाना चुगाते हैं। इधर सत्पुरुष का बैग खुलता, उधर बेजुबानों का झुरमुट लग जाता।
परिंदे सत्पुरुष के प्रेम को समझते हैं, इसलिए बिना डरे एक आवाज पर चले आते हैं। कतारबद्ध अगल बगल बैठते हैं और चाव से बर्डमैन के हाथों दाना खाते हैं। परिंदों की तो छोड़िए, चंचल गिलहरियां तक सत्पुरुष के सच्चे स्नेह की मुरीद हैं। इतनी मुरीद की दाने की चाह में कभी सत्पुरुष के कंधों पर चढ़ बैठती हैं, तो कभी बिना झिझके हाथ पर बैठकर लजीज दानों का लुत्फ लेती हैं। पिछले 22 सालों से सत्पुरुष सुबह ठीक 7:30 बजे अंबाझारी गार्डन पहुंच जाते हैं, अनाज और पानी के कंटेनर साथ लाते हैं, प्रेम से एक आवाज लगाते हैं, वो परिंदे दौड़े दौड़े आते हैं। तो है ना कमाल की मोहब्बत। अगर आप वाटरफॉल पसंद करते हैं तो ये खबर आपके लिए। आपको छत्तीसगढ़ के गरियाबंद लिए चलते हैं, जहां के वाटरफॉल में अब पत्थरों पर उकेरे गए जानवर आपका स्वागत करेंगे। यहाँ नेशनल हाईवे से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर बसे इस मनोरम वाटरफॉल को अब वन विभाग ने एक नया रूप दिया है। ये पहल चिंगारा पगार वाटरफॉल में की गई ताकि वन्य जीवों के प्रति लोगों का सकारात्मक रुझान सामने आए। वाटरफॉल में पानी के अंदर से जब इन जानवरों की झलक सामने आएगी तो देखने वाले रोमांचित भी होंगे और उन्हें वन्य जीवों की जानकारी भी मिलेगी। राजस्थान से आए 15 मूर्तिकारों ने इन पत्थरों पर जीवंत जंगली जीवों का नक्शा खींचा है। ये प्लान वन विभाग का है। विभाग के अधिकारी ने बताया कि इससे क्या बदल जाएगा। निश्चित रूप से जो बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको कि न तो देखे हैं, जन जन तक पहुंचाने के लिए जरूरी था कि कुछ ऐसा काम किया जाए, ऐसी चीज़ों को मूर्त रूप दिया जाए जो लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करे। 110 फीट ऊंचा ये वाटरफॉल अब मात्र एक पिकनिक स्पॉट नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ कला, प्रकृति और रोमांच के साथ सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बारिश में लगभग हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ आना पसंद करते हैं। उनके लिए इस बार प्रशासन ने काफ़ी सालों के बाद कई बेहतर सुविधाएं तैयारी की जा रही है, सुविधा देने के लिए, और इसको और सुंदर रूप दिया गया है। अब खबर आपको मेघालय से दिखाते हैं। खूबसूरत तस्वीर आई है जिसे देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस वीडियो में मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा एक बैंड के साथ गाते बजाते दिखाई दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। संगीत के प्रति अपने प्रेम के लिए मेघालय मशहूर है, तो एक स्थानीय बैंड के साथ सूबे के मुख्यमंत्री ने भी प्रकृति की तारीफ करते हुए एक गीत गाया। दरअसल मेघालय के सीएम यहां सेटुंग के दौरे पर आए थे। इसी दौरान उन्होंने गिटार उठाया और स्थानीय बैंड के साथ गीत गाया। इसके बाद सीएम ने बैंड को संगीत वाद्य यंत्र खरीदने में मदद के लिए 5 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया। So I will be giving them 5 lakhs to buy equipments, music equipment. But since you are part of I'm part of the band now. So this is my band. मेरे साथ न्यूज हेडक्वार्टर में इतना ही। सोमवार को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।